यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीना। एक मुलाकात कार्यक्रम का नाम है और आज हम एक मुलाकात कार्यक्रम की जो टीम है वो पहुंची है धौलाधार की हसीन वादियां धर्मशाला के शहर खनियारा में। तो आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरेश शर्मा सर की, जिन्होंने अपनी सेवाएं संगीत जगत में दी हैं और बहुत ही बहुमूल्य योगदान हमारे संगीत जगत को दिया है। आगे हम उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो चलते हैं। असां आए तुसां दे परोणे, असां ता आए तुसां दे परोणे, तुसां कजो पिठड़ू घेरे हो साहिबा दी बीबीए। मैं भी एक गाने के कुछ चंद लाइनों से आपका जवाब देता हूँ इसका। ओ साडा बड़ा दरबार तुहाडा छोटा परिवार, साडा बड़ा दरबार तुहाडा छोटा परिवार। कार्यक्रम है एक मुलाकात और आज है मेरे साथ इस कार्यक्रम में सुरेश शर्मा। तो करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं क्या कुछ सफ़र रहा उनका म्यूज़िक इंडस्ट्री में। जी नमस्कार। मैं तो एक बड़ा ही नाचीज सा व्यक्ति हूँ। म्यूज़िक तो एक बहुत बड़ा अथाह सागर है और इस बड़े सागर में एक बूंद के बराबर भी नहीं हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा सागर है, इसके बारे में पार पाना बहुत मुश्किल है। तो इससे अधिक क्या कहूँ मैं। हाँ जी सर, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपका म्यूज़िक में जीवन काल रहा है, जो भी आपका सफ़र रहा है, मैं यहाँ की लोकल हूँ तो मुझे पता है कि आपने क्या क्या योगदान जो है वो दिया है। और ये भी हमें मालूम है कि आकाशवाणी हमीरपुर से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, वहाँ भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आकाशवाणी धर्मशाला में भी आपने सेवाएं दी हैं और साथ ही साथ सेवाएं जब दे रहे थे तो उसके साथ आपने बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट भी छेड़े थे, जिसमें मैं एक एक करके अपने दर्शकों को बताऊंगी कि क्या कुछ सर ने जो वो शुरू किया। लेकिन शुरुआत में जानना चाहूँगी कि जब आप मतलब अपनी एजुकेशन ले रहे थे तो क्या सूझा कि मुझे इस म्यूज़िक में ही एजुकेशन लेनी है, कि मैं संगीत को ही अपना विषय चुनूँ? ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? क्या आपके घर में भी म्यूज़िक का माहौल रहा है? जी, थोड़ा बहुत तो घर में भी माहौल था, मगर जब वहीं मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे जब पता चला कि म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट होता है कॉलेज में, उससे पहले पता ही नहीं था। तो दूसरे वर्ष में मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट लिया और बड़ा अच्छा लगे मुझे कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान प्राप्त करना और बाकी लोगों को सुनना एक बहुत ही मज़ेदार सा था। और फिर एक तरह से ऐसी स्पिरिट अंदर से आत्मा ऐसी जागी कि एक नशा सा हो गया म्यूज़िक का कि नहीं, म्यूज़िक ही करेंगे और म्यूज़िक ही में ही जीवन व्यतीत करेंगे। तो ईश्वर ने भी साथ दिया और ये क्रम फिर धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से शुरू हुआ था
वहाँ से चलते चलते फिर मेरी एजुकेशन जालंधर में हुई, एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में। तो वहाँ जब जालंधर से मैंने एमए म्यूज़िक करना शुरू किया, फिर एमफिल मैंने म्यूज़िक में शुरू किया ही था कि उधर से मेरी जॉब लग गई। दूरदर्शन जालंधर से मेरा करियर शुरू हुआ। एक प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पे मैं वहाँ भर्ती हुआ था, और वहीं से ये क्रम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, चलता गया, बढ़ता गया, चलता गया, और 36 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला कुछ भी। जी, बहुत खूब। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपको दूरदर्शन में मिला एज अ जॉब, तो अब आपकी उम्र कितनी थी? जी मैं केवल 24 वर्ष का था तब। हाँ जी। तो देखिए, एक छोटी सी उम्र, 24 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती। वहीं से जो सफ़र था सर का, वो हम बोल सकते हैं कि जो गोल्डन मोमेंट थे वो आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए थे। तो आकाशवाणी का जो सफ़र था वो दूरदर्शन से आकाशवाणी कैसे हुआ? जी, दूरदर्शन की अभी सर्विस कुछ ही साल हुई थी। ये तो लगभग 7 साल हुई थी पहले। उसके बाद मैं डेपुटेशन पे चला गया। फील्ड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है एक हमारे ही मंत्रालय का, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का। 7 साल वहाँ सर्विस की मंडी में। तो उसके बाद फिर वापस आ गया मैं दूरदर्शन जालंधर में ही। तो फिर जब 2002 में लिस्ट आई तो मेरी प्रमोशन हो गई। तो प्रमोशन होकर मैं चला गया था पुंछ, J&K में। पुंछ में आप तो जानते ही हैं कि कैसी स्थिति होती है। वो दिन दिहाड़े ही वहाँ फायरिंग चली रहती है। उस ज़माने में भी चली रहती थी। बिल्कुल 1-2 पोस्ट आर्मी की तो मेरे क्वार्टर के साथ ही थी। तो उस स्थिति में भी हमने काम किया, बड़ा अच्छा रहा वहाँ का सफ़र भी। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरी ट्रांसफ़र जो है वो धर्मशाला हो जाए, और मेरी रिक्वेस्ट जो मान ली गई। और फिर आकाशवाणी धर्मशाला में मैंने बहुत मेहनत भी की और काफ़ी कुछ सीखा भी और लोगों को सिखाया भी। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जब आकाशवाणी धर्मशाला में आप आए थे तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम शुरू किए गए थे। जब हमें ऑडियंस की फीडबैक मिलती थी, तो उसमें जो है वो आपका नाम जो था वो सर्वोच्च पे होता था। और एक कार्यक्रम होता था आकाशवाणी धर्मशाला से, गपुए दी भाभी। उस कार्यक्रम ने इतनी धूम मचाई कि उसका तो क्या कहना, उसके जो फ़ैन फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो प्लीज़ मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि गपुए दी भाभी, ये जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे आपके माइंड में आया और किस तरह आपने ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया एआर में? मेरे मन में था कि जो यहाँ का हमारा लोक जीवन है ना, जिस तरह से हम जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो है जो सामाजिक चेतना पैदा की जाए लोगों में। जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं दूसरी तरह की, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हों या फिर शिक्षा से किसी भी फील्ड में, तो उनको उजागर किया जाए, और वो भी एक बड़े लाइट वे में कि लोग समझें इस चीज़ को और सुनें और सराहें। तो वहीं से मैंने बातचीत शुरू की और ये सिलसिला परमात्मा की कृपा से आगे बढ़ता रहा। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है मुझे दिए, और आज भी लोग, मुझे खुशी होती है, ढूंढते हैं कि वो गप्पू जी कहाँ हैं। बिल्कुल, करैक्टर का नाम था गप्पू और इसी पे रखा गया था नाटक का नाम गपुए दी भाभी, जो बहुत ही लोकप्रिय रहा और बहुत अच्छी उसकी फीडबैक आती थी। तो मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपने दर्शकों को भी प्लीज़ उस नाटक का जो एक डायलॉग है फेमस वाला, वो सुना दीजिए, शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। अभी तो याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाभी और देवर का जो ये बातचीत और एक इंटीमेसी होती है ना, वही उसमें दर्शाई गई है सारी बात, है ना। हाँ। मतलब जो भाभी और देवर की नोक झोंक होती थी वही उस नाटक में दर्शाई गई थी। और ये भी मैं मानती हूँ, ये भी मुझे सुनने को मिला था, देखने को मिला था, क्योंकि जब गपुए का जो करैक्टर था वो, वैसे तो हमें पता है कि आप ही प्ले करते थे, लेकिन लोगों को आज भी, लोगों के दिल में और माइंड में यही छपा है कि जो गप्पू था वो केवल 21 वर्ष का एक नवयुवक था। जी, ऐसी ही जब किसी व्यक्ति ने मुझे कहीं मिला, कोई व्यक्ति जो उनको पता चला कि ये गप्पू हैं, तो पहले तो वो गले मिले, पर बाद में निराश भी बहुत हुए कि ये बूढ़ा सा आदमी और कहाँ गप्पू 24 या 21 वर्ष का व्यक्ति। तो उसको हैरान भी बहुत लगी, खुश भी हुआ वो व्यक्ति। जी। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इनका जो एक्टिंग का लोहा है ये मनवा चुके हैं। और साथ ही साथ गपुए दी भाभी के साथ इन्होंने सच्चू सच गलांदी ये नाटक भी किया था, और एक किया था निम्मो सिम्मो। जी जी जी, ये सारे ही एक हास्य नाटिकाएं थी, छोटी छोटी, कि हंसते हुए लोगों को बताना,
स्वच्छता के बारे में अगर बताना हो तो कैसे बताना है। वो निम्मो और सिम्मो की मुझे एक बात याद आ रही है कि मक्खियाँ नहीं पनपनी चाहिए, तो निम्मो और सिम्मो कहती हैं नहीं नहीं ये तेरे घर से आई, तुम्हारे घर में मक्खियाँ क्यों? निम्मो जब कहती है सिम्मो को, तुम्हारे घर में मक्खियाँ क्यों, गंदगी डालती हो घर में क्या हैं? वो नहीं नहीं ये मेरे घर की मक्खियाँ नहीं है, तेरे घर से मक्खियाँ आई हैं, मैंने पहचानी सारी मक्खियाँ, ये नीले रंग की मक्खियाँ हैं, तुम्हारे घर की हैं। कुछ इस तरह से बातें चलती थी। तो ये बातों बातों में मैसेज चला जाता था कि स्वच्छता को ज़रूर अपनाएं, स्वच्छता रखें। हाँ जी। दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। वे तू मेरे सिर दा साईं ओ लगियां तोड़ निभाई वे हुण सानू छड्ड के ना जानी ओ सजना आ जाना शावा सजना आ जाना मेरी मेहंदी ते हर हर पात सजना आ जाना शावा सजना आ जाना शावा सजना आ जाना अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा आजा परदेसिया वे वास्ता ही प्यार दा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रमोद राणा और मैं आ रहा हूं एक मुलाकात कार्यक्रम में, तो देखना ना भूले एक मुलाकात। मेरे वालों यानी सुरिंदर फिश्ता और कुल्ले शाह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, आदाब। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਦਰੂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ। भद्रू फिल्म प्रोडक्शन, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। के बाद स्वागत है कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीना और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात। तो सुरेश शर्मा के साथ जो बातों का सिलसिला है उसको जारी रखते हुए फिर से हम चलेंगे उनके पास और करेंगे बातचीत। जी सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी। और सर, आपने बांसुरी भी पकड़ रखी है और आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो आपने बांसुरी पकड़ रखी है, तो बांसुरी की जो फेमस धुन है कांगड़ी कोई भी, वो हमारे दर्शकों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं एक लोक धुन पेश करता हूँ, जी। कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि धौलाधार की हसीन वादियाँ जो बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए हैं, उनका भी एक लोकेशन ले लीजिए। बहुत ही खूब। कपड़े तोएं कने छम छम रोएं कुंजुआ, चंबियाली लोकगीत था ये और हमारे दर्शकों के साथ आपने ये साझा किया। तो सर, हम अपनी बातचीत का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी रखेंगे। तो जब आप आकाशवाणी धर्मशाला में थे तब आपने कई मेगा प्रोजेक्ट भी छेड़े थे। तो मेगा प्रोजेक्ट के विषय में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ था उसमें और क्या क्या कार्य किया, कहाँ कहाँ आप गए और क्या क्या रिकॉर्ड किया। ये हमारे निदेशालय से ही ऐसे आदेश आए थे कि वास्तव में जो हमारी संस्कृति जो ख़त्म हो रही है, जो गीत हैं वो अगली पीढ़ी के लिए मुश्किल हो जाएंगे, तो उनको किस तरह से जीवित रखा जाए, ये भारत सरकार का ही निर्णय था और ये बड़ा अच्छा निर्णय था। तो उस दिशा में मैंने
काफ़ी लगभग 350 पहली बार में गीत और 150 दूसरी बार में, इस तरह से 600-700 गीत जो हैं वो रिकॉर्ड किए थे। गीतों की रिकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि उसको लिपिबद्ध भी किया गया, उसका ट्रांसलेशन किया गया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और उसके अलावा उसकी स्वर लिपि भी की गई, स्वर लिपि में बद्ध किया गया उन सब गीतों को। तो ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, काफ़ी बड़ा काम था, वो हमने किया है और आज भी उपलब्ध है वो हमारे पास। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है आपने। जी। और क्योंकि हमारी जो लोक संस्कृति है, चाहे हम माने चाहे ना माने, हाँ क्योंकि जी। जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पर भी देखने को मिलता जी। है। और जो आने वाली पीढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि जब तक हम उनको नहीं बताएंगे तब तक वो भी इस जी। कार्य में जुटेंगे। तो जी, बहुत जी, ही जी। आपने एक सराहनीय कार्य किया है कि लोगों को संरक्षण के बारे में बताया है कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण कैसे करना है। जी। और साथ में मैं आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी जी। कि ये तो आपने जितने भी कार्य किए हैं म्यूज़िक जी। लाइन में, जी। जी। तो हमें जो है वो चुनौतियाँ भी आती हैं, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जी, तो जी, क्या जी। कुछ चुनौतियाँ रही आपके कार्यकाल में कि जिससे लगा आपको कि नहीं अब मुश्किल आ रही है? तो मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कुछ चुनौतियाँ जो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। देखिए, चुनौतियाँ तो हर काम में आती ही हैं, कुछ ना कुछ, मगर उसको पर कैसे पार पाना है वो भी आदमी को आना चाहिए इस तरह बिल्कुल। से। तो कई जगह मैं गया, पैदल चल कर गए जाते थे हम, जहाँ सड़क अभी तक नहीं थी, और सबसे पहले बुज़ुर्गों को मिलना है, तो बुज़ुर्गों से आधा पौना घंटा तो वैसे ही बातचीत करनी है, उनका विश्वास हासिल करना है, फिर उनकी बहुओं को बुलाना है। तो पहले तो बहुओं को समझाने में बड़ा टाइम लगता है कि क्या है इसका कारण, क्या है इन गीतों का, क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर उनके परिवार वालों को, दूसरों को समझाना है कि कहीं ये गलत लोग तो नहीं है, कहाँ से आ गए ऐसे ही हैं। फिर उनको पूरा विश्वास में लेकर, तो फिर बड़ा आनंद से हमने ये कार्य किया है, बहुत ही मज़ा आया इस काम करने में। जी। कहने का मतलब ये है कि जी। कंफर्ट जोन में लाना पड़ता है, फिर जी। वो खुल के अपनी परफॉर्मेंस जो है वो जी, जी, देते हैं। जी, 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 जी। तो हाँ जी। बहुत ही आपने सराहनीय कार्य किए जी, हैं। हाँ जी, हाँ और जी। मैं एक बात और जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे जी। कि आज जो है हाँ जी। आप रिटायर्ड हो चुके हैं, जी। सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जी, जी। तो इस कार्य में मतलब म्यूजिक लाइन में क्या कुछ कर रहे हैं कि कुछ शिष्य बना रहे हैं या अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि हमारा जो ये कला है वो बची रहे? अभी तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर जो है इस वक्त बहुत प्रचार हो रहा है, और बहुत अच्छा काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, अच्छा भी काम हो रहा है। और जो वास्तव में कुछ एक लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ एक लोग, अफसोस होता है, वो वैसे ही संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर जो पेश कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, भैया इस तरह से मत करो, इसमें ये ताल नहीं बजेगी, इसकी ताल अलग है। लोक गीतों में स्वरों का जो लगाव है वो अलग होता है दरअसल, क्योंकि ख़ास जगह है हर स्वर की अपनी अपनी। तो जो यहाँ का लोकगीत है, ख़ास तौर पे गद्दी समुदाय का जो लोकगीत है, उनके जो स्वर हैं, गीत हैं, उनका अलग ही स्थान है अपना। तो जो जब तक वो उस संस्कृति से वाकिफ़ नहीं होगा, वो गीत नहीं गा सकता अच्छी तरह। बिल्कुल, जी। जो गद्दी कल्चर है वो बहुत ही रिच कल्चर जी। है, उनके ऑर्नामेंट्स, उनकी ड्रेस और उनके जो सॉन्ग, मैं कह सकती हूँ कि खून में ही जो है जी, जी। वो गद्दी समुदाय के जी, जो होता है वही वो है। कला बसी हुई है। तो गद्दी समुदाय से आप हैं, जी। तो प्लीज़ मेरे दर्शकों के साथ हाँ। आप एक गद्दी गाना कोई भी, क्योंकि मुझे पता है कि आप गाना बहुत तो अच्छा गाते भी ना, हैं। ना, ना, गाना मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, पर कोई नहीं, थोड़ा सा कोशिश गुनगुना करता हूँ दीजिए। वैसे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो रुत संगड़ाउणी हो चले आई वो मेरे यहाँ प्यार हुआ। मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको कि ये जो ऋतु है ये बड़ी उदासी भरी आ गई है। हे मेरे प्रिय, प्यारू उसका नाम है, उसकी प्रेमी का। तो वो कह रही है बड़ा ही उदासी है, तुम्हारे बिना बड़ी उदासी है, क्योंकि तुम्हारा जो भरमौर है वहाँ पर तो बर्फ़ गिर रही है, और मैं अपने यहाँ छतराड़ी में दूर से तुम्हें निहार रही हूँ, तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब तो पक्षियों ने भी भाषा बदल ली है, पक्षी भी भाषा बदल रहे हैं। ये इसका मीनिंग बताया, पर गाने में थोड़ा सा 2-3 लाइनें सुना सकता हूँ, ज़्यादा नहीं है। हो रुत संगड़ाउणी हो चली आई हो मेरे यहाँ प्यार हुआ। कातिर बिछड़े हो अब मिलना कदाड़ी प्यार हुआ।
कातिर बिछड़े हो अबे मिलना कधड़ी प्यारुआ तेरे भरे मौरा हो तेरे भरे मौरा हो लगा ही ना हो मेरे आ प्यारुआ तेरे भरे मौरा हो लगा ही ना हो मेरे आ प्यारुआ तेरी राखा हो तेरी राखा हो चिड़ू बदलन भाखा प्यारुआ तेरे राखा हो चिड़ू बदलन भाखा प्यारुआ। बहुत ही खूब, बहुत अच्छा जो लोकगीत था वो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी किया कि इस गाने के क्या बोल थे। और धौलाधार की वादियों का जिक्र भी हो गया और गाने में जो प्रेमी थे, जो बिछड़े हुए प्रेमी हैं, हम दुआ करेंगे कि कोई भी प्रेमी जो है वो बिछड़े नहीं और जो बिछड़े हुए हैं वो फिर से मिल जाएं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अखियां उड़ीक दियां दिल बाजा मारदा आजा परदेसिया वे वास्ता ही प्यार दा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रमोद राणा और मैं आ रहा हूं एक मुलाकात कार्यक्रम में, तो देखना ना भूले एक मुलाकात। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪੱਧਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੋ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਕਾਇਮ ਸੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਖੇਡਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਵਾਨ ਕਿ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਚਾਨਣ ਵਿਛਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਫਤਵੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦਾ ਮਸਾਨ। ਸੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਓ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਪਾਤ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਜਣਾ ਆ ਜਾਣਾ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। कार्यक्रम है एक मुलाकात और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीना। तो कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है, उसी तरह अंतिम पड़ाव भी होता है। तो हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव में। हमने सुरेश सर से बातें भी की, उनके म्यूज़िक करियर के बारे में भी जाना, उनसे गाने भी सुने, लड़ियों के ही माध्यम से चाहे छोटे छोटे टुकड़े सुने हमने। लेकिन अब मैं लास्ट में सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और जितने भी हमारे दर्शकगण हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या आप उनके लिए कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी विस्तार हो चुका है उसका कि कोई भी व्यक्ति अपना गाना गा सकता है और अपनी कला का जो है वो प्रदर्शन अच्छे से कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत दूर दूर तक जा सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी आजकल जो मैं देख रहा हूँ आमतौर पे, जो हमारी प्राचीन कला है, पुराने गीत, बहुत गीत हैं हमारे पास, बहुत बड़ा खजाना है, उसकी तरफ नहीं जाते हैं लोग और अपने से ही 2-4 फिल्मी स्टाइल से गीत जो है वो लिख के ले आते हैं और फलां आर्टिस्ट को दे देते, आप गाओ इसको, ये गाइए जी, अच्छा इससे इतने पैसे बन जाएंगे। तो पैसे की तरफ ही ना जाके जो हमारी प्राचीन छुपी हुई धरोहर है उसको निकालें, उसको एकम्प्लिश करें, उसको अच्छा सा बनाएं, उसको अच्छा सुर ताल देकर तो उसी को और अच्छा बढ़ा के बताया जा सकता है। तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी, बजाय इसके कि 4 लाइनें मैं लिख दूं, 4 लाइनें वो लिख दे और वो अपभ्रंशित सी बात हो जाए। तो मेरी यही है निवेदन सबसे कि हमारे पास बहुत खजाना है, बहुत डूबा पड़ा है, उस सिर्फ ज़रूरत है हमें तराशने की, उस पर स्टडी करने की और उसको उभारने की।
सुरेश शर्मा का धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, साझा किए अपने अनुभव और आने वाली जनरेशन को संदेश भी दिया कि क्या कुछ कर सकते हैं हम अपनी कला को बचाने के लिए। तो आज का सफ़र बस यहीं तक। अगले कार्यक्रम में एक मुलाकात में और किसी सेलिब्रिटी के साथ होगी बातचीत, उनके साथ होंगे कुछ यादगार लम्हे। तो तब तक देखते रहिए कार्यक्रम एक मुलाकात।